नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कल की जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो रही थी, तो बकाया जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं बचे हुए हैं वो आज के सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। पहला कह रहा है सीरम बराबर ब्लड प्लस फाइब्रिनोजिन, नहीं ये गलत है। आप याद कर लीजिए जो सीरम होता है, सीरम का एक फॉर्मूला आप याद करके रखेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सीरम इजकल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, सम क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, सम क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर को प्लाज्मा यानी कि जो लिक्विड वाला जो पोर्शन होता है उसमें से अगर आप क्या हटा देते हो, क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हो, तो जो बचता है या जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो गलत है, तो ये गलत हो गया। अगला कह रहा है प्लाज्मा बराबर ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, ये तो गलत है। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड वाला पोर्शन। तो अगर ये कहता है प्लाज्मा में से WBC RBC प्लेटलेट हटा दें तब तो हम प्लाज्मा कह सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अकेले लिम्फोसाइट को हटाओ यानी WBC की सेल को हटाओ, तो ऐसा थोड़ी ना है, ये गलत है। अगला है लिम्फ इजकल टू प्लाज्मा प्लस RBC और WBC, यानी लिम्फ जो है वो किससे मिल के बनता है, प्लाज्मा RBC WBC, नहीं ये बात गलत है। इसका भी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। आपको जब भी कभी लिम्फ के बारे में आ जाए तो आप इतना याद रखना, लिम्फ बराबर क्या होता है, लिम्फ में सब कुछ होगा, जो भी ब्लड में है वो सब कुछ लिम्फ में पाया जाएगा, लेकिन ब्लड में से RBC माइनस कर दो, यानी कि आप ब्लड में क्या क्या होता है, सब कुछ होता है, आपको पता ही है, ब्लड में प्लाज्मा है और सेल्स भी हैं, तो उन सेल्स में से RBC को हटा दो उस ब्लड में से, तो जो बचेगा, और कुछ अमाउंट में लार्ज प्रोटीन भी नहीं पाई जाती लिम्फ में, बट अभी आप इधर इस क्वेश्चन के लिए आप ऐसा याद रखिए कि लिम्फ क्या होता है, ब्लड में से RBC हटा दो, क्योंकि लिम्फ में कोई RBC नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन क्या है, ब्लड इजकल टू प्लाज्मा RBC WBC प्लेटलेट, ये एकदम सही है। प्लाज्मा आपको बताया था ये लिक्विड वाला पोर्शन है, ठीक है, और जो RBC WBC और प्लेटलेट ये सब क्या थी, सेल्स थी, या इनको फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहा था हमने, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यही मैंने बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन ए नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब कि कोई ब्लड सेल्स है जिनके कमी से, रिडक्शन मतलब कमी, नंबर उनकी कमी, उनके नंबर में कमी आ जाने की वजह से क्या हो सकता है, कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जमाव का डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, क्या होगा, जैसे ही चोट लगती है तो वहाँ से एक टाइम बाद क्या होता है, ब्लड धीरे धीरे बंद होना शुरू कर देता है, यानी कि वहाँ से ब्लड जो होगा वो बहना बंद कर देगा थोड़ी देर बाद। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर आके क्या कर देते हैं, उसको जमा देते हैं। तो आपको याद होगा मैंने जो पहला लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था, प्लेटलेट्स जो होती हैं प्लेटलेट्स जो होंगी वो क्या करती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करती हैं या फिर क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रम्बोसाइट, ये भी मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थ्रम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं, RBC को। ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं, WBC को। न्यूट्रोफिल्स क्या है, WBC का ही टाइप है। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, D इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद चूज कॉलम सेकेंड, यानी कि सही मिलान यहाँ पर हमें करना है। तो चलिए देख लेते हैं, करते हैं। देखो जो पहला लेक्चर था ब्लड वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फाइब्रिनोजिन है वो एक तरह से क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है। वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लॉटिंग कराने के लिए, जमाव कराने के लिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया ब्लड क्लॉटिंग वाला। एल्बुमिन
और ग्लोबुलिन। आपको याद होगा प्लाज्मा वाले पोर्शन में ये तीनों चीज़ें थीं, ये तीनों चीज़ें प्लाज्मा वाले पोर्शन में थीं, लिक्विड वाले पोर्शन में थी, उसमें मैंने प्रोटीन बताया था। तो ये तीनों प्रोटीन हैं जो कि कहाँ है, प्लाज्मा में। तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो क्या काम करती है, वो डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है। ये क्या बनाती है, गामा ग्लोबुलिन, और गामा ग्लोबुलिन ही क्या बनाता है, एंटीबॉडी, यानी कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या बनाएगी, गामा ग्लोबुलिन, यानी कि डिफेंस सिस्टम। ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या करेगी, मैंने बताया था ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा, ए का दूसरे के साथ, यानी ए का दूसरा, और बी का तीसरा, यानी कि ये डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, कैसा हो, कौन सा हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गिवन फिगर शोज इन एंजियोग्राम of the coronary blood vessel which one of the following statements correctly describe what is being done। यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है इसको देख के ये बताना है कि इस एंजियोग्राम में कोरोनरी ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है। अब इन स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि इस डायग्राम में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूँ, इस डायग्राम को मैं बताऊँ आपको, मेरा जो करंट लेक्चर है उसमें मैंने आपको हार्ट डिसऑर्डर के रिगार्डिंग लेक्चर लिया था। उसमें मैंने आपको बताया था एक कोरोनरी डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो उसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में, यानी CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसमें क्या होता है, ये आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये कोरोनरी आर्टरी ही है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें यहाँ पर जमाव हो गया है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। ये देखिए यहाँ कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया या प्लेक जम गया है। इसके लिए क्या होता है, एक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम आज कल इसका नाम सुनते हैं एंजियोप्लास्टी। ये एक ट्रीटमेंट है, एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, एक इस तरीके से ट्यूब डाली जाती है और इसमें क्या होता है, छलनी जैसे छेद होते हैं, और ये क्या करते हैं, अंदर जाके इस कोरोनरी आर्टरी में डाल के इसको खींच लेते हैं। इस कोलेस्ट्रॉल को इसमें खींच लेंगे और खींचने के बाद ये बाहर निकाल लिया जाएगा, यानी कि ये एंजियोप्लास्टी का डायग्राम है। ठीक है, अब हम इसको स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके हिसाब से इसके आंसर लगाएंगे। इट इज़ कोरोनरी आर्टरी विच इज़ ब्लॉक्ड बाई प्लेक एंड द सेम इज़ बीइंग क्रैक्ड। तो यही तो मैं बता रहा था अभी कि ये एक कोरोनरी आर्टरी है जो कि क्या हो गई है, ब्लॉक्ड हो गई है बाई किस से, प्लेक से, एंड द सेम इज़ बीइंग क्रैक्ड, और साथ में क्या हो गई है, क्रैक हो गई है, यानी टूट गई है। तो यहाँ टूटने जैसी सिचुएशन तो नहीं दिख रही है, यहाँ पर सिर्फ प्लेक जमा हुआ है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये क्रैक्ड नहीं है, टूटी नहीं है, तो इसको गलत कहेंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ कोरोनरी आर्टरी विच हैज़ कैंसेरियस ग्रोथ। यहाँ कैंसेरियस ग्रोथ थोड़ी ना हो रही है, यहाँ तो कोलेस्ट्रॉल का जमा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला है इट इज़ कोरोनरी वेन, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ये कोरोनरी वेन नहीं है। एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राम जो है ये हमें कोरोनरी आर्टरी में करना है। ठीक है, अभी बताया था कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो कोरोनरी आर्टरी है तो कोरोनरी वेन थोड़ी होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब बचा कौन सा, आखिरी ऑप्शन, इट इज़ कोरोनरी वेन ब्लॉक्ड बाई पैरासाइट ब्लड फ्लूक दैट इज़ बीइंग रिमूव्ड, ये भी गलत है। तो अब इसमें ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन कौन सा बचता है, बेस्ट ऑप्शन यही है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सेम इज़ बीइंग क्रैक्ड। अब यहाँ पर क्रैक्ड तो दिख नहीं रहा है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए ही इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई और ऑप्शन सही बैठ ही नहीं रहा है, तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अ हार्ट मर्मर इंडिकेट्स आ डिफेक्टिव। आपको याद हो मैंने बताया था मर्मर साउंड जो है, जब भी हार्ट में जो वेंट्रिकुलर जो वॉल होते हैं, वाल्व, वो क्या करना बंद कर देते हैं, अपना प्रॉपर वर्क करना बंद कर देते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि जो उसकी इफ़िशियंसी थी वाल्व की या साउंड था, वो उस तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, इसीलिए उसकी जो आवाज़ होती है वो मरमरिंग साउंड यानी खसर खसर टाइप सी आवाज़ होती है। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो जो ब्रेटली है उसको इस तरह की बीमारी या इस तरह की मरमर साउंड की आवाज़ उसके हार्ट से आती थी, उसने फिर ऑपरेशन कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है किसकी वजह से होता है,
डिफेक्ट बंडल ऑफ हिस की वजह से, नहीं, हार्ट वाल्व की वजह से, यही तो इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि हार्ट वाल्व डिफेक्ट होने के कारण जो हार्ट है वो साउंड कैसा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, मरमर हार्ट साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर लिम्फ, लिम्फ के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो WBC एंड सीरम, अकेला WBC और सीरम अकेला मिलता है, ये नहीं है। अभी आपको याद हो, मैंने अभी इसके पहले बताया था कि ब्लड में से अगर आपको लिम्फ जानना है तो उसको क्या करो, आप ब्लड में से आप क्या हटा दो, RBC हटा दो या कुछ प्रोटीन हटा दो जो लार्ज प्रोटीन होंगी। तो यहाँ देखिए RBC, WBC एंड प्लेटलेट, तो RBC तो कतई नहीं होता लिम्फ में, RBC इस वाले में दिया हुआ, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, RBC को छोड़ के, एंड सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन को छोड़ के जो कि कैसी होंगी, जो भी लार्ज प्रोटीन होती हैं वो लिम्फ में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप डायग्राम देखिए। तो ये बताना है, क्या बताना है कि इन द above given diagram which blood vessel represent वेना कावा, ये बताना है कि इनमें से कौन सा वेना कावा है। तो यहाँ देखिए आप, ये वाली जो आपको वेन दिखाई दे रही है, ये वाली, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेना कावा। और अगर आपको याद हो, ये दो तरफ से आती हैं, एक तो ऊपर साइड से, यानी कि जितना भी कमर से ऊपर वाला जो पार्ट होगा वहाँ से जो वेना कावा आएगी उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर मतलब ऊपर, सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे से आती है उसको कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है तो लेकिन ये वेना कावा, ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए ये कौन सी है, डी वाला ऑप्शन, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी इज़ आ ब्लड वेसल, जो कि कौन है, वेना कावा है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन इंडिकेट्स हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या होता है, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, अच्छा आपको मैंने बताया था नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120 होता है सिस्टोलिक वैल्यू और 80 जो होता है ये होता है डायस्टोलिक वैल्यू। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये कह रहा है कि जब किसी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या हाइपरटेंशन हो जाए तो उस टाइम पे उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो जो सबसे ज़्यादा होगा उसी का ऑप्शन लगा दूँ। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन है, 140 और 100, तो ये सबसे ज़्यादा है, इसी को हम क्या कह देंगे, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर फॉर द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल इन मैमल हार्ट इट मस्ट फ्लो थ्रू। तो ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये कोई हार्ट बना दिया, इस हार्ट में ये हो गया ऑरिकल और ये हो गया वेंट्रिकल। अब ये कह रहा है कि राइट वेंट्रिकल टू, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल कहाँ है, ये वाला राइट वेंट्रिकल है। यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ से ब्लड जाएगा पहले लंग्स में। ठीक, लंग्स में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल में। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा ब्लड, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल के बाद ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो यही क्रम बताना है। ठीक है, यही क्रम बताना है। तो देखो क्रम देखिए आप, पहला क्रम कहाँ है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा पहले, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो देखो पहले ये वाला देखो, ये राइट, ये देखो दूसरा कलर लेके बताते हैं आपको, ये है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जो ये ब्लड वेसल जा रही है इसको अवे फ्रॉम द हार्ट है, तो ये तो हो गई आर्टरी, और ये लंग्स से संबंधित है तो क्या होगी, पल्मोनरी, तो इसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। तो सही है अभी तक, तो राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, यहाँ चला गया ब्लड, फिर उसके बाद लंग्स में गया, तो पल्मोनरी आर्टरी के बाद कहाँ पहुँचा, लंग्स में पहुँचा, यानी सही है। फिर ये पहुँचेगा कहाँ, इस ब्लड वेसल के द्वारा, तो ये जा रहा है टू वॉर्ड द हार्ट, तो ये होगी वेन, और पल्मोनरी
कहेंगे इसको इसलिए क्योंकि ये लंग से कनेक्ट है, तो ये पल्मोनरी वेन हो गई। ठीक है, तो यहाँ देखो अगला जो स्टेप है वो है पल्मोनरी वेन में जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ पहुँचेगा, ये लेफ्ट एट्रिया में पहुँच जाएगा। यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट, यह है लेफ्ट एट्रियम, तो ये ब्लड कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट एट्रियम में। तो यही स्टेप या यही जो डायरेक्शन है, यही एकदम करेक्ट डायरेक्शन है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। आपको ये मैच द कॉलम सही मिलान करना है। तो आपको मैंने अभी करंट में जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने हार्ट के जितने भी डिसऑर्डर थे उनके बारे में आपको डिस्कस किया था। तो चलिए यहाँ आप देख लो कि हार्ट फेल्योर किसे कहते हैं, और अगला क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है कार्डियक अरेस्ट। तो सबसे पहले देखो हम सही मिलान करते चले जाते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। हार्ट फेल्योर में क्या बताया था, हार्ट फेल्योर को कंजेस्टिव हार्ट फेल के नाम से भी इसको जानते थे। तो इसमें क्या होता था, हार्ट इज़ नॉट इनफ पंपिंग, यानी कि पंपिंग तो कर रहा है लेकिन स्टॉप नहीं हुआ है पंपिंग। तो यहाँ देखिए ऑप्शन कौन सा है, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, ये नहीं होगा। चेस्ट पेन, ये नहीं होगा। अथेरोक्लोज, ये नहीं होगा। हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, यही इसका सही ऑप्शन रहेगा। ये कहाँ जाएगा, फोर्थ से मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे कि जो हार्ट है वो प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, इफ़िशियंटली या इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है। अगला है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में मैंने क्या बताया था, टोटली पंपिंग बंद हो जाए। यहाँ तो पंपिंग चल रही है लेकिन उतनी इफिशियंट नहीं हो पा रही है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, टोटली हार्ट पंपिंग करना बंद कर देगा। तो ये देखो लिखा हुआ हार्ट स्टॉप बीटिंग, या तो पंप करना बंद कर दे या बीट करना बंद कर दे। तो बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिफ्थ इसका करेक्ट ऑप्शन लग जाएगा। अगला है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को मायोकार्डियम इन्फाक्शन के नाम से भी जानते हैं हम। तो हार्ट अटैक में मैंने आपको क्या बताया था, सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल। जब भी हार्ट मसल डैमेज हो जाए या हार्ट मसल की डेथ हो जाए, तो यहाँ देखो हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाई इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। कम ब्लड सप्लाई होने की वजह से इसकी जो मसल होगी वो क्या हो गई, डैमेज हो गई। इसको कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, इसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ तो आपको पता ही है, मैंने दो बताए थे। एक अथेरोक्लोरोसिस जिसमें क्या होता था, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता था कोरोनरी आर्टरी में, और एक था अर्टेरोक्लोरोसिस जिसमें क्या हो जाता था, कैल्शियम का जमाव हो जाता था। तो यहाँ हमें बताना है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में अथेरोक्लोरोसिस। ठीक है, अब जो बच गया मैंने क्या बताया था, चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, भयानक चेस्ट पेन अगर होता है ड्यू टू द इनएडिक्वेट, बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से हार्ट मसल में, इसीलिए क्या होता है, बहुत भयानक पेन होता है। इसको कहते हैं एंजिना पेक्टोरिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए ये आप देखिए कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन किस वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो चलो देख लेते हैं, पहला वाला किससे मिल रहा है, फोर्थ वाले से। तो पहला वाला फोर्थ, ठीक है, ये इसमें है, इसमें भी है। दूसरा कौन सा है, पाँचवा, तो दूसरा पाँचवा इसमें है और इसमें भी है। तीसरा कौन सा है, तीसरे का पहला, तो तीसरा का पहला इसमें भी है। अच्छा, डी वाला कौन सा है, डी वाला है तीसरा, तो डी वाला तीसरा इसमें भी है और इसमें नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देयर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एक्वायरिंग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अगर मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिसऑर्डर में मैंने आपको एक डिजीज़ बताई थी जिसका नाम था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। उसमें क्या था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में जब भी मदर RH नेगेटिव होगी और उसकी शादी किसी RH, मान लो कोई भी फीमेल है, वो कैसी होगी, RH नेगेटिव हुई और उसकी शादी किसके साथ हो जाती है, किसी ऐसे मेल के साथ जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा हो, पॉजिटिव हो, और उनकी शादी होने के बाद जो उनका पहला बच्चा होगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जो सेकंड चाइल्ड होगा उसमें अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, यही तो कॉम्प्लिकेशन था। तो बताना यहाँ पर यह है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस में होता क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मदर इज़ RH नेगेटिव एंड फादर इज RH पॉजिटिव, तभी ये पॉसिबल है। तो यही इसका ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो इनकरेक्ट हैं या रॉन्ग हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको सही मिलान करना है। तो चलिए यहाँ देखो, सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, कैरियर। अब यहाँ पर देखो एक एक करके मैं बताता हूँ। मैंने अभी इसके पहले ही आपको बताया, अभी एक डायग्राम मिला था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सुपीरियर वेना कावा होगी, जो सुपीरियर वेना कावा होगी वो कहाँ से ब्लड लेके आ रही होगी, कमर से ऊपर वाले पार्ट के जो बॉडी ऑर्गन होंगे वहाँ से ब्लड को लेके आ रही होगी। कहाँ पर, राइट ऑरिकल वाले चैम्बर में। और जो नीचे से जो लेके आ रही होगी उसको कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। तो ये हो गया सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और जो नीचे वाले पोर्शन से यानी कमर के नीचे वाले ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को जो लेके आ रही होगी उसको कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा, क्योंकि नीचे से लेके आ रही है, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो, सुपीरियर वेना कावा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। और अगला कह रहा है कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो यहाँ तो कोई ये लंग्स से कनेक्ट है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं इसके। अगला है ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड, ब्रिंग्स मतलब लाना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू राइट एट्रियम, यानी कि बॉडी के निचले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ जाना, फ्रॉम लोअर पार्ट, कहाँ से लेके आना, लोअर पार्ट से लेके टू द राइट एट्रियम, यानी राइट एट्रियम में लेके जा रहा है, नीचे वाले पोर्शन से। तो आपको अभी तो पता है कि जो इन्फीरियर वेना कावा होगी वो नीचे वाले से लेके जाएगी। और अगला ये लिखा हुआ ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट, जब अदर कमर के ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड लेके आए राइट एट्रियम में उसको क्या कहेंगे, ये वाले इसकी बात हुई तो उसको क्या कहेंगे, सुपीरियर वेना कावा। तो ये ए वाला ऑप्शन किससे लग जाएगा, इस वाले ऑप्शन से, ठीक है। अगला है पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी मैंने आपको बताया था आर्टरी होता है अवे फ्रॉम द हार्ट, तो जब भी अवे फ्रॉम द हार्ट है तो वो आर्टरी है, और लंग से कनेक्टेड है तो क्या होगा, आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, अवे फ्रॉम द हार्ट है तो यानी कि वो ब्लड कहाँ लेके जा रही होगी, लंग्स में लेके जा रही होगी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होगी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होगी। देखो पल्मोनरी आर्टरी ही एक एक्सेप्शन है आर्टरी में जो कि इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ऐसे ही पल्मोनरी वेन में क्या होगा, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। लंग्स से कहाँ लेके जा रही होगी, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से कहाँ लेके जा रही होगी, ये जाएगी लेफ्ट वाले, ये वाला है लेफ्ट ऑरिकल वाला चैम्बर, लंग्स से लेके आएगी इधर, तो ये वाला हो गया पल्मोनरी वेन। अब इसका आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ए वाले का चौथा इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। बी वाला देखो, बी का तीसरा इस वाले में है, यानी कि यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मिला के देख भी सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर अथेरोक्लोरोसिस। तो आपको याद है मैंने क्या बताया था, ये कोरोनरी आर्टरी थी, इसमें क्या था, कोलेस्ट्रॉल जमने लग गया था, यहाँ कोलेस्ट्रॉल का प्लेग जम जाएगा, ठीक है। तो इस कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से ये जो ब्लड वेसल है वो क्या हो गई, नैरो हो गई। यहाँ से जो ब्लड जाएगा उसके लिए रास्ता कम मिलेगा और कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। यानी कि इसका जो रास्ता है इस कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से क्या हो गया, कम हो गया। तो चलिए अथेरोक्लोरोसिस के रिगार्डिंग ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है या करेक्ट है। तो चलो देख लेते हैं। कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल ल्यूमेन रिड्यूस द ब्लड फ्लो, ये तो बात सही है। ये कोरोनरी जो ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती, कंस्ट्रिक्ट का मतलब सिकुड़ जाना, यानी कि सिकुड़ने का मतलब यहाँ पे जो इसका ल्यूमेन है वो छोटा हो गया, देखो ल्यूमेन छोटा हो गया। और यही तो कह रहा है ल्यूमेन रिड्यूस, जो ल्यूमेन है कम हो गया, रिड्यूस हो गया। द ब्लड फ्लो के लिए ल्यूमेन कैसा हो गया, कम हो गया। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, तो इसको सही करते हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, हाई ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो ब्लड प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा, जिसको एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। सही बात है, जब ब्लड में यानी जब आप बहुत फैटी सब्सटेंस खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तेलीय पदार्थ खा रहे हैं, तो वो आपके ब्लड में जाके प्लाज्मा में घुल जाएगा और वही कहीं जाके चिपकना शुरू कर देगा और उस वॉल में ऐसे प्लेग बना देगा, किसमें, कोरोनरी आर्टरी में। तो ये बात भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन
एट द इनर वॉल ऑफ द आर्टरी। सही बात है, यही तो मैंने बताया, ये कोरोनरी आर्टरी है और कोरोनरी आर्टरी में ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग गया। यही तो कह रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन एट, कहाँ पर, अंदर वाली वॉल में। ये अंदर वाली वॉल है तो वहीं पे क्या होने लग गया, इनर वॉल में आर्टरी के कोलेस्ट्रॉल जमा हो। यानी तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि जो अगला जो डी वाला ऑप्शन है इसमें कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव, यानी यही इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये जितने भी आर के पिल्लई के बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बहुत सारे डिस्कशन के साथ मैंने सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करे हैं। इस डिस्कशन की वजह से आपके के सारे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। और ऐसे लेक्चर के लिए अगर आप चाहते हैं कि और भी लेक्चर बनाऊं तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।